नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला रिगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया शहला। और अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश, दुनिया, खेल और साथ ही फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन से संघर्षों से जुड़ी हुई तमाम कहानियां। लेकिन खासतौर पर अगर बात करें तो बात होगी लोकसभा चुनावों की, किस तरीके से चुनाव प्रचार इस वक्त किया जाए तमाम पार्टियों की तरफ से। इसके अलावा नवरात्रि की भी बात हो, क्योंकि आज से नवरात्रि भी शुरू हो चुके हैं। तो नवरात्रि को लेकर मंदिरों में किस तरीके की तैयारियां हैं उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे तूफानी रैली। चेन्नई में होगा रोड शो। अमित शाह समेत तमाम स्टार प्रचारक देश भर में संभालेंगे मोर्चा। विपक्षी दलों के नेता भी चुनावी समर में डटे। कांग्रेस, समाजवादी और आरजेडी समेत गठबंधन के सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। दक्षिण में वाम दलों ने चढ़ाया सियासी पारा। सीएए के अमल पर रोक की मांग से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार से मांगा था जवाब। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलेगी राहत या जेल में ही रहेंगे। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर आज हाई कोर्ट में फैसला। के कविता की भी न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन। आज से हिंदू नववर्ष का आरंभ। चैत्र नवरात्र पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना। गुड़ी पड़वा, उगादी समेत अन्य त्योहारों की भी रौनक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में दिखा पूर्ण सूर्य ग्रहण का दुर्लभ नजारा। दिन में हुआ रात जैसा एहसास। करीब 54 साल बाद लगा सबसे लंबा ग्रहण। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल ने रचा इतिहास। मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता के पहले दौर का मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। और चलिए सुबह की शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले 24 की चुनौती के साथ। तो 24 की चुनौती में 400 पार का आंकड़ा हासिल करने के लिए बीजेपी अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ जोर शोर से चुनावी समर में उतर चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक दिन में 2 से 3 रैलियां कर रहे हैं। रोड शो अलग से हो रहा है। अगर आज की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में तूफानी दौरे करने वाले हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। पहली रैली होगी यूपी के पीलीभीत में, जहां पर इस बार वरुण गांधी नहीं बल्कि जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। भगवत सरन गंगवार समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है, जबकि बीएसपी ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू को मैदान में उतारा है। तो दूसरी जनसभा होगी मध्य प्रदेश के बालाघाट में। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी। बालाघाट में बीजेपी प्रत्याशी भाटी पारधे, कांग्रेस के सम्राट सारस्वत और बीएसपी के कंकर मुजारे के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। यूपी और एमपी के बाद प्रधानमंत्री आज से 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर होंगे। आज शाम चेन्नई में 6 बजे रोड शो करेंगे, जो दक्षिण चेन्नई और मध्य चेन्नई लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। दक्षिण चेन्नई सीट से भाजपा की
तमिल साई सुंदरराजन उम्मीदवार हैं, जबकि मध्य चेन्नई सीट से पार्टी के विनोद पी सेल्वम द्रमुक के वरिष्ठ नेता दयानिधि मारन के खिलाफ मैदान में हैं। और दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हैं पीलीभीत से और चेन्नई से संवाददाता ऋषि कुमार। आप दोनों को ही सुप्रभात। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आप पीलीभीत में हैं और पहली प्रधानमंत्री की रैली वहीं पर होगी आज। इस बार उन्होंने जितिन प्रसाद को भाजपा ने मैदान में उतारा है। अगर जितिन प्रसाद की बात की जाए तो वो काफी, उनकी भी पीलीभीत पर काफी ज्यादा पकड़ है और काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। सहला, देखिए, जितिन प्रसाद कद्दावर नेता हैं, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है पीलीभीत से। ये पीलीभीत वही सीट है जहां से वरुण गांधी लोकसभा में चुनकर गए थे और इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह पर जितिन प्रसाद, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा होनी है, ये माना जा रहा है कि न केवल पीलीभीत बल्कि आसपास आप देखें शाहजहांपुर, धौरहरा, बरेली, उसके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण ये जनसभा बीजेपी मान रही है। और पहली बार हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पीलीभीत आ रहे हैं चुनावी जनसभा को संबोधित करने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है। हमने देखा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की तमाम रैलियां एक तरह से देखने को मिली है छोटी छोटी टोलियों में। कल हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा को सफल बनाने के लिए तो बीजेपी की रणनीति के लिहाज से देखें तो जो पहला चरण है उत्तर प्रदेश में, इनमें पीलीभीत भी लोकसभा सीट है जहां पर मतदान होना है। तो ऐसी सीटों पर अब बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और वहां पर हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में पूरा जोर बीजेपी लगा चुकी है। उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीलीभीत आ रहे हैं। ठीक है शैलेंद्र, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में ऋषि भी बने हुए हैं। ऋषि, अगर देखा जाए तो चेन्नई में प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे और उसके बाद में 2 दिन का उनका वहां का दौरा रहेगा। तो इस दौरान किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री के दक्षिण के दौरों की बात करें तो बीजेपी जो दक्षिण के द्वार यानी कर्नाटक के बाद अब पूरी कोशिश में है कि वो तमिलनाडु तक पहुँचे और जो दक्षिण का जो किला है उसको भेदने में कामयाबी हासिल करे। इस पूरे मसले में हमने देखा है करीब 100 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री की 7 यात्राएँ करीब होने जा रही हैं और इससे पहले भी वो आ चुके हैं और आज 2 दिनों के लिए आज वो जब यहाँ चेन्नई पहुँचेंगे और कल वेल्लोर में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में उनकी इन यात्राओं का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लीड दिलाने की कोशिश में तमिलनाडु में उन्होंने, जिस तरीके से हमने पहले देखा था कि दक्षिण भारत में हमेशा तमिलनाडु में बीजेपी या तो कभी डीएमके के साथ रही या एआईडीएमके के साथ, लेकिन इस बार पहली बार इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो छोटे छोटे दलों के साथ एक यहाँ पर अपना मोर्चा बनाकर, जिसे हम कह सकते हैं 9 पार्टियाँ हैं जो स्थानीय पार्टियाँ हैं जिनका अलग अलग जातीय आधार पर वोट बैंक है, बेस है, उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ा रही है और ये 9 घटक दल हैं। तो कहा जा रहा है कि क्या नवरत्नों के सहारे भारतीय जनता पार्टी दक्षिण की विजय हासिल करेगी। ऐसे में आज का प्रधानमंत्री का जो रोड शो है बेहद महत्वपूर्ण है। चेन्नई में उनका रोड शो है। चेन्नई में जैसे कि आपने खुद बताया, चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई साउथ, इन दोनों इलाकों के लोग यहाँ पर खास तौर से मौजूद रहेंगे। जनसभा में हमने देखा है प्रधानमंत्री की जनसभाओं में तमाम भीड़ देखने को मिल रही है दक्षिण में, खासतौर से तमिलनाडु में। रोड शो में आज देखना होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो रोड शो होता है, किस तरीके से जनता इसको लेती है और क्या क्या
अनुभव उनके रहेंगे आज के रोड शो के दौरान। जी ऋषि, अगर ये भी जानना चाहें, मुद्दों की बात जानना चाहें तो किस तरह के ज़मीन पर मुद्दे हैं वहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ भी जा रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो इन 10 सालों में जिस प्रकार से काम किए हैं और जो योजनाएं बनाई हैं आम जन के लिए और उन योजनाओं को किस तरह से आम जन तक पहुँचाया गया है उसकी बात कर रहे हैं, अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से जनता देख रही है? देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात करें तो दक्षिण में खासतौर से तमिलनाडु में मुद्दा विकास को बनाने की कोशिश है और इसमें दूसरा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर यहाँ की जो राजनीति है उस पर कटाक्ष कर रही है और हमने देखा है कि पहले भी प्रधानमंत्री की जब यहाँ पर जनसभाएं हुई हैं तो उन्होंने 2G से 5G का आरोप लगाया। यानी कि अगर हम यूपीए के दौरान की बात करें तो 2G घोटाला की शुरुआत यहीं से मानी गई थी और बड़े बड़े नेता यहाँ के जेल गए थे। तो उसको प्रधानमंत्री समझते हैं कि उसके बाद जिस तरीके से 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने AIADMK के साथ मिलकर लोकसभा के चुनाव में बड़ी फतह हासिल की थी। उसके बाद हालांकि 2019 उनके लिए मुफीद नहीं रहा, तो अब उनको पता है कि इस पर सीधा हमला करना कितना ज़रूरी है और भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। वहीं दूसरी ओर अगर DMK की बात करें जो कि यहाँ पर मुख्य मुकाबले में है, हालांकि AIADMK की पुरजोर कोशिश है कि इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर वो अपने पक्ष में जनता को करे। लेकिन एक और मुद्दा है जो कि DMK की या विपक्ष की तरफ से है, वो ये है कि वो केंद्र की तरफ से जो आवंटन है धन का वो उसको मुद्दा बना रहे हैं। जी ठीक है ऋषि, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है। अब ऐसे में विकास ने किस तरीके से रफ्तार पकड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ सालों में, ये हम सभी ने देखा है। लेकिन अब आज जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको प्रधानमंत्री जनता के सामने उठाते हुए नजर आ सकते हैं? ये देखिए, निश्चित तौर पर चुनावी जनसभाओं में तमाम वो मुद्दे जिन्हें पार्टी सामने रखती है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते नजर आते हैं। और अब जानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक लड़ाई है वो उसे आगे ले जाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनावी जनसभा में करते हैं। और जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने जाते हैं वहां के कुछ स्थानीय मुद्दों की भी कई बार चर्चा होती है। पीलीभीत यहाँ पर देखिए तो एक यहाँ चीनी मिल है, इसके साथ ही साथ यहाँ की बांसुरी बहुत मशहूर है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इन सब मुद्दों की चर्चा करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन मुद्दों को उठाएंगे, जाहिर तौर पर हमने देखा है इससे पहले जो सहारनपुर में जनसभा हुई थी या फिर मेरठ जहाँ से चुनावी जनसभा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी, सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों की जो रणनीति है, जो राजनीति है, उस पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधते रहे। और साथ ही साथ जो सफलताएं हैं, जो उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की, उसकी भी चर्चा होती रही है। हम हाल में देख रहे हैं जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है किस तरह से बीजेपी के तमाम नेता उसे मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा बता रहे हैं और कांग्रेस पर करारा प्रहार कर रहे हैं। तो वो मुद्दा भी हो सकता है कि आज की चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से उठाए। तो निश्चित तौर पर पीलीभीत के स्थानीय मुद्दे भी काफी चर्चा में है, क्योंकि हमने देखा है कि योगी सरकार ये कहती रही है कि उसने किसानों के कल्याण के लिए, गन्ना किसानों के लिए बहुत काम किया है। अब तुरंत पेमेंट होता है गन्ना पेराई के लिए देने के बाद, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान ऐसा नहीं था। तो ये सब जो स्थानीय मुद्दे हैं, किसानों से जुड़े मुद्दे, वो भी इस चुनावी जनसभा में उठाया जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और ऋषि, आप दोनों का ये तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार जो तमाम जो पार्टियां हैं वो इस वक्त चुनावी समर में पूरी ताकत के साथ जुटी हुई हैं। शैला, बिल्कुल पूरी ताल ठोक रही हैं और तमाम मुद्दे हैं जो प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। और बिल्कुल अब नया सवेरा में खबर का रुख कर लेते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज असम के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां पर अमित शाह असम के लखीमपुर संसदीय क्षेत्र के चुकुली भोरिया इलाके में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। लखीमपुर सीट भाजपा के पास है, जहां से मौजूदा सांसद प्रधान बरुआ कांग्रेस नेता उदय शंकर हजारिका के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद में अमित शाह डिब्रूगढ़ संसदीय क्षेत्र में चालिहा नगर से थाना चारियाली तक एक रोड शो भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। सोनोवाल के खिलाफ कांग्रेस की सहयोगी पार्टी असम जातीय परिषद के लुरिन ज्योति गोगोई चुनावी मैदान में है। पूर्व मुख्यमंत्री सोनोवाल और लुरिन ज्योति गोगोई दोनों ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व पदाधिकारी हैं। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक देश भर में विपक्षी गठबंधन के नेता चुनावी जनसभा से लेकर रोड शो के जरिए मतदाताओं के सामने अपनी अपनी बात रख रहे हैं और पार्टी के पक्ष में जीत का माहौल तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत दक्षिण में DMK, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बिहार में RJD गठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। RJD नेता तेजस्वी यादव बिहार के गया में आज एक विशाल जनसभा को संबोधित कर गठबंधन के पक्ष में जीत का माहौल बनाएंगे। और वहीं DMK नेता कनिमोझी ने कहा कि इस समय देश में सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने वाले ही नहीं चाहिए, बल्कि महागठबंधन को चुनाव भी जीतना होगा ताकि सरकार बदली जा सके। It is important that the India alliance also wins, so that we don't need just only voices to speak against the government. We need to change the government. और CPM नेता प्रकाश करात ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में विपक्षी दलों द्वारा आयोजित एक चुनावी जनसभा में बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव पिछले लोकसभा चुनावों की तरह सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान हर वो कदम उठाया है जिससे देश में लोकतंत्र और विपक्ष को खत्म किया जा सके। The 18th Lok Sabha elections is not an ordinary election like the 17 earlier parliament elections, because this election is going to decide the future of democracy in our country, because we have seen in the last 10 years, the Modi government and the BJP, who have done everything possible to suppress democracy. और वहीं कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं, जिन्ना की कांग्रेस है। ये घोषणा पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे का घोषणा पत्र नहीं, जिन्ना का घोषणा पत्र है। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है,
ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हो गई है। और ये जो मैनिफेस्टो है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का मैनिफेस्टो नहीं लगता, ये मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लगता है। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, न नीति बची है, न नीयत बची है, न नेता बचा है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी के बाद कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि इनमें से 1491 पुरुष हैं और 134 महिलाएं हैं। इस चरण में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में मतदान हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल 24 की चुनौती में इतना ही, बढ़ते हैं आगे। और आइए अब देख लेते हैं देश भर से कुछ अन्य खास खबरें। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने आम लोगों को निशाना बनाया है। आतंकियों ने श्रीनगर के शोपियां में एक ड्राइवर को निशाना बनाकर गोली मार दी। घायल ड्राइवर दिल्ली का बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देकर आतंकी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची सुरक्षा बलों की टीम ने घायल ड्राइवर को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए घायल को श्रीनगर रेफर कर दिया। घटना के बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश जारी है। और वहीं नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के लागू होने के बाद से ही उस पर सुप्रीम कोर्ट में रोक की याचिका लगाई गई। हालांकि उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि CAA पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि दोनों पक्ष 5-5 पन्ने का लिखित संक्षिप्त नोट जमा करवाएं और केंद्र सरकार 8 अप्रैल तक जवाब दे। इस याचिका में CAA के खिलाफ दलील दी गई है कि धर्म के आधार पर अप्रवासियों को नागरिकता देने का कानून धर्मनिरपेक्षता के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन है। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पहली बार देश में धर्म के आधार पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवैध अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी किया था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा दोपहर करीब 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 3 अप्रैल को ईडी और केजरीवाल के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले कोर्ट में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दायर याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि वे अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी विशेष अपवाद का दावा करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव या फिर सीएम के रूप में अपनी स्थिति का हवाला नहीं दे सकते। और वहीं दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत का भी आज अंतिम दिन है। के कविता को आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पिछली सुनवाई में के कविता के वकील ने अदालत से बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। ईडी का आरोप है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता उस साउथ ग्रुप की अहम सदस्य थी जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। के कविता को केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीती 15 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। और बात करें चैत्र नवरात्र की, तो चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इस नए
संवत्सर 2081 की शुरुआत की आज से हो गई है। आज हिंदू नववर्ष का शुभारंभ हुआ है। तो आपको बता दें कि आज मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना का विधान है। आज के दिन कलश स्थापना करने के बाद माता की पूजा अर्चना, मंत्र और आरती करने से मां शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री भी बताया जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा और उपासना करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। उत्तम स्वास्थ्य के साथ ही सुख और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के छतरपुर मंदिर की, जहां पर आज से जब नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है तो काफी संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। और ये वहां की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में भी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम वहां पर इस वक्त किए गए हैं। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। बड़ी संख्या में आप श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मंदिर में मौजूद हैं। कृतिका, बिल्कुल, ये वाराणसी की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो सिर्फ वाराणसी या फिर दिल्ली के छतरपुर मंदिर नहीं, बल्कि पूरे देश भर के मंदिरों का यही नज़ारा आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। आज पहला दिन है और मां शैलपुत्री की आराधना करने के लिए दर्शक जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। और आज देश के कई राज्यों में गुड़ी पड़वा का त्योहार भी मनाया जा रहा है। गुड़ी पड़वा, जिसे उगादी या फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का उत्सव भारत के महाराष्ट्र राज्य में विशेष सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व रखता है। इस त्योहार की सबसे खास रीति रिवाजों में से एक है गुड़ी उठाना। गुड़ी चमकीले कपड़े या साड़ी और माला से सजा हुआ एक खम्भा और नीम के पत्तों, आम के पत्तों और नारियल से सजा हुआ एक कलश होता है। गुड़ी विजय और समृद्धि को दर्शाता है, जो रावण पर भगवान राम की जीत और एक समृद्ध नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। गुड़ी पड़वा न केवल कैलेंडर के संदर्भ में बल्कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में भी नवीनीकरण का समय है। यह सांस्कृतिक उत्सवों और सामाजिक समारोहों का अवसर है। इस दिन कई समुदाय अपनी समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए जुलूसों का आयोजन करते हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से शोभा यात्रा, लोक नृत्य और संगीत प्रदर्शन कहा जाता है। यह सामाजिक बंधनों को मजबूत करने और लोगों के बीच एकता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। गुड़ी पड़वा का त्योहार कृषि के लिए भी विशेष महत्व रखता है। यह रबी फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जब किसान अपने खेतों की जुताई और बीज बोना शुरू करते हैं। इस प्रकार यह आने वाले महीनों में भरपूर फसल की आशा और प्रत्याशा का समय है। गुड़ी पड़वा सिर्फ नए साल के जश्न से कहीं अधिक है। गुड़ी पड़वा भारतीय समाज की सांस्कृतिक जीवंतता, आध्यात्मिक समृद्धि और कृषि समृद्धि का प्रतिबिंब है। मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हरिकेश बहादुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से, और साथ ही सुयश हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली के झंडेवाला मंदिर से। तो सबसे पहले हरिकेश, आपके पास में आना चाहेंगे। सीधे तौर पर अगर शैला देखा जाए तो नवरात्रि का ये त्योहार है, ये पर्व है, और आज पूरे देश भर में जितने भी मंदिर है वहीं पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। कहते हैं हिमालय की पुत्री है और उनकी पूजा उपासना करने से आपके धन मान सम्मान में वृद्धि होती है। हमारे साथ वाराणसी से हरिकेश बहादुर मौजूद है, साथ ही दिल्ली से सुयश मौजूद है। आप दोनों को ही सुप्रभात। सबसे पहले हरिकेश, आपके ही पास आना चाहूँ, किस प्रकार से भक्तों का आना दिख रहा है, किस प्रकार से जो है लोग पूजा अर्चना के लिए इकट्ठे हो रहे हैं?
पहले तो शैला कृतिका आप दोनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं और नए संवत की भी। वाराणसी में चूंकि जितनी भी माताएं हैं जो नवरात्रि में जिनकी पूजा होती है उनका अलग अलग जगहों पे मंदिर है। माँ शैलपुत्री का जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, उनकी पूजा के लिए लोग भोर से ही कतार में लाइन में लग जाते हैं। मैं जहाँ पर स्थित हूँ यह माँ दुर्गा का मंदिर है और यहाँ पर हर उम्र आयु वर्ग के महिलाएं पुरुष दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भोर से ही लोगों ने लाइन लगाकर दर्शन के लिए यहाँ पर, और जो मंदिर प्रशासन है, जो मंदिर की व्यवस्था है, मंदिर देखिए ये प्रसाद दे रहे हैं लोगों को। ये मंदिर माँ दुर्गा का मंदिर है। कुछ युवतियाँ हैं मेरे साथ जो दर्शन करने के लिए आई हैं। क्या है नवरात्रि में दर्शन करने को? जी, मैं आज मेरा फास्टिंग है मेरा, और मैं चाहती थी कि मेरा मतलब इतना मैं लंबा लाइन लगा के आई थी, मुझे लगा कि मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा, बट मेरा दर्शन हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा दर्शन हो गया। और ये बहुत यहाँ के दुर्गा मंदिर यहाँ बनारसी का बहुत मतलब पूरा प्राचीन मंदिर है, और ये यहाँ से दूर दूर से लोग, जैसे ये लंका से हैं, मैं दुर्गा कुंड से, कैंट से, सिगरा से, हर जगह के लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा आज यहाँ दर्शन हो गया, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल गया। बस माँ दुर्गा का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे बस। आप क्या कहोगे? आप एक्चुअली जब मैं आ रही थी ना तो मुझे लगा नहीं होगा दर्शन, फिर हमने प्रसाद तो ले लिया था, देन एंटर करा ना तो फाइनली जाके अभी दर्शन मिला। बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा ही लंबी, डेली बेसिस से तो ज़्यादा ही लंबी लाइन है, और अभी फ्री हुई हूँ, फाइनली जा रही थी। अच्छा लगा मेरा। ये युवतियाँ, नौ युवतियाँ हैं जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गर्मी को देखते हुए यहाँ कूलर की व्यवस्था की गई है। मंदिर में जो यहाँ पर जो आए हुए हैं दर्शनार्थी, जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं। माँ दुर्गा का देखिए यहाँ पर जो फूल माला चढ़ रहा है उसको निकाल कर किस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, और लोग जिस भी द्वार से माँ के दर्शन कर सकते हो। आप यहाँ देख रही हैं कि ये बायां द्वार है, तीसरा द्वार है, वहाँ पर लोग माँ दुर्गा के पूजा कर रहे हैं। नारियल फोड़ने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है जहाँ पे लोग नारियल फोड़ रहे हैं, और यहाँ पर जो आरती करते हैं, जो अगरबत्ती जलाते हैं वो, और इसके बाद पूरी परिक्रमा पूरा करने के लिए लोग माँ दुर्गा के इस मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में आप देख सकती हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, और मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्था कर रखी है लोगों के दर्शन के लिए, सुविधा पूर्वक दर्शन के लिए, कि माँ दुर्गा के दर्शन इस नवरात्रि में कर सके। सहला, आपके पास में वापस आते हैं हरिकेश। इस वक्त हमारे साथ में दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से हमारी संवाददाता सुरेश भी इस वक्त मौजूद है। सुरेश, झंडेवालान मंदिर की अगर बात करें तो पूरी दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के साथ दूर दूर से लोग झंडेवालान पहुंचते हैं मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए। तो आज किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर? क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है? जी, कृतिका और शैला, आप लोगों के साथ साथ हमारे सभी दर्शकों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नव संवत्सर की। और आप जैसे देख रहे हैं कि मंदिर में मां की तैयारियां, मैं कहूंगी कैमरामैन से, मां की छठा एक बार सभी को दर्शन कराए हैं। मां ने सबसे पहले पहने हुए हैं लाल वस्त्र, और क्योंकि आज पहला नवदुर्गा है और शैलपुत्री मां का दिन है तो नीचे सफेद गोटा की चमचमाहट लगाई गई है। और आप देखेंगे तो मां शारदा भी हैं और साथ में मां काली भी हैं, जिनके दर्शन करने के लिए लोग सुबह से आ रहे हैं। यहाँ पर पहली आरती सुबह 4 बजे की गई थी। और आपको बता दूं, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज यहाँ पर खूबसूरती से सजावट की गई है, फलों से सजावट की गई है। यहाँ अनानास है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी यहाँ दिखाएं, अनानास, आम और संतरा, इन सबसे आज खास सजावट मां के स्वागत में आज रखी गई है, मां शैलपुत्री के स्वागत में रखी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि सुबह 4 बजे आज यहाँ आरती की गई थी शैला, और सुबह लगातार देखिए भक्तों का तांता है, लेकिन इतनी अच्छी सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि कोई धक्का मुक्की नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी जरा दर्शकों की तरफ दिखाएं, जो भक्तगण दर्शन करने आ रहे हैं उनके चेहरे पे खुशी है। बाहर लंबी लाइन लगी हुई है, उसके बाद भी इस उम्मीद में कि अंदर आएंगे और मां के दर्शन करेंगे और मां के दर्शन पाके
उनसे आशीर्वाद लेंगे, ये देखकर आप देखिए उन सबके चेहरे पर एक खुशी है। लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है और मंदिर की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे माँ के लिए आज, क्योंकि माँ शैलपुत्री का दिन है, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी माँ के जस्ट नीचे आप देखिए आज जो फूलों की सजावट की गई है उसमें भी खास है कि माँ दुर्गा बैठी हुई है शेर पर, तो लाल गुलाब से है, उसके बाद क्योंकि शैलपुत्री है तो सफेद गुलाब है और उसके बाद गुलाबी गुलाबों के साथ में माँ की छटा के दर्शन आज भक्तगणों के सामने रखे गए हैं। भक्त यहाँ से निकल के जा रहे हैं, वहाँ पीछे की तरफ नारियल फोड़ने की व्यवस्था रखी गई है, साथ में दीपक या धूप बत्ती आप लेकर के आते हैं वो आप वहाँ जला सकते हैं और साथ में पूरी परिक्रमा देते हुए जगह जगह पर आप पीछे की तरफ से देखिए, मैं कहूँगी अपने कैमरामैन से एक बार पीछे की तरफ आपको दिखाएं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी के चेहरे पर एक खुशी है, माँ का नाम लेते चले आ रहे हैं और सीधे मंदिर में माँ के दर्शन करने को आ रहे हैं। आज पहला दिन है और पहले दिन में यहाँ पर इतनी खुशी लोगों के चेहरे पे नजर आ रही है शैला के, क्योंकि वो माँ के पास आ रहे हैं और माँ के दर्शन ले रहे हैं। जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए, साथ ही हरिकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और काफी संख्या में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, और ईद जिस तरह से जैसे जैसे पास आ रही है, बाजारों में रौनक भी बढ़ती जा रही है। बाजारों में जिन चीजों की सबसे ज्यादा मांग है उसमें सेवैयां भी शामिल हैं। स्वादिष्ट सेवैयां ईद का सबसे खास व्यंजन है और ईद के दिन इन्हें मेहमानों को खास तौर पर परोसा जाता है। इस बार बाजार में कितने प्रकार की सेवैयां आई हुई हैं, कौन सी सेवैयों की क्या कुछ खासियत है, आइए आपको दिखाते हैं। ईद उल फित्र जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, सेवैयों के बिना अधूरी है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ईद जो है वो सेवैयों के बगैर, यानी मीठी सेवैयों के बगैर सोची ही नहीं जा सकती। तो सबसे ज्यादा डिमांड जो देखने को मिलती है वो सेवैयों की मिलती है। किस तरह की डिमांड रहती है? कि ईद वाले दिन सेवैयाँ बनती हैं, शीर बनती है, खिमामी सेवैयाँ बनती हैं। अब आप देख सकती हैं ये बिल्कुल बाल की तरह बारीक है। ये बनारस से हम लेकर के आते हैं क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर स्टेट के लोग रहते हैं और वहाँ सबको अपना अपना कल्चरल फूड ही अच्छा लगता है। तो हमने सबके लिए इंतज़ाम कर दिया है कि वो अपना कल्चरल फूड दिल्ली में भी रह कर के बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो उसमें वैरायटीज़ ये वाइट कलर की है, इसको छत्ता कहते हैं। ये कच्चा छत्ता है और ये बारीक वाला भुना हुआ छत्ता है। ऐसे ही ये सेवैयाँ होती हैं, दिखाओ। इसमें भी दो तरह की वैरायटीज़ होती हैं, एक ये थोड़ी मोटी होती है, एक इससे बारीक होती है। तो ये शीर में इस्तेमाल आती है, जो दिल्ली वाले पसंद करते हैं। तो दिल्ली वालों का ये है, यूपी वालों का ये है। और यूपी के भी अपर बेल्ट में तो सेवैयाँ ही चलती हैं, मगर जो लोअर बेल्ट है जिसमें लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और अपना बनारस, आजमगढ़ ये सब आते हैं, वहाँ मैम आपने देखा होगा नवाबी फूड ज़्यादा पसंद करा जाता है। और नवाबी फूड आपने देखा होगा वो या तो महीन होगा, बहुत रिफाइन होगा, तो या खुशबूदार होगा, तो वो ये सब चीज़ें पसंद करते हैं। उसमें ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं। अब ये देखिए, मेरे हिसाब से इसको विक की जगह यूज़ किया जा सकता है, इतना बारीक है। तो वैरायटीज़ हैं मैम, हर स्टेट के लिए हमने कुछ ना कुछ अपने पास इंतज़ाम करके रखा है और सभी मज़हब के लोग आते हैं, सब बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये त्यौहार हमारे हिंदू भाइयों की या सरदार भाइयों के बिना अधूरा है, जो खुशी खुशी हमारे साथ हमारे त्यौहार में जुड़ते हैं और खुशियों से भर देते हैं इस त्यौहार को। थैंक यू सर। तो बिल्कुल अगर देखा जाए शैला, तो नवरात्रि के साथ साथ ईद की भी इस वक्त बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बिल्कुल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए नया सवेरा। यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज, कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज, हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी, पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी।
स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। अब बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं सीधे हमारे न्यूज रूम। मौजूद हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, क्या कुछ अखबारों ने प्रमुखता से छापा है आज? जी शैला, अखबारों की सुर्खियों में आज है मतदाता और उनकी सुविधा से जुड़ी हुई खबर, जो कि निर्वाचन आयोग के माध्यम से हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित की है और बताया है कि यदि आपको मतदाता बनने में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो आप अपने निर्वाचन केंद्र पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। और विधानसभा वार ये निर्वाचन केंद्र यानी कि वोटर सेंटर बनाए गए हैं और जो कि सोमवार से शनिवार तक खुले रहेंगे। हालांकि पहले आप अपने BLO से संपर्क करें, यानी कि बूथ लेवल अधिकारी से, और उसके बाद फिर यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी या समस्या आ रही है तो आप विधानसभा वार बनाए गए वोटर सेंटर पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं और अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर नवभारत टाइम्स अखबार ने ली है और बताया है कि कांग्रेस और BJP यानी कि जो दो प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं, दोनों ही पार्टी की तरफ से 100 सीटों पर अभी भी फैसला करना बाकी है, यानी कि उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किए गए हैं। ये 100 सीट ऐसी हैं दोनों राष्ट्रीय दलों की तरफ से, और ये अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही दोनों दलों की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा मार्केट पेज पर आज राष्ट्रीय सहारा अखबार ने खबर ली है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के संबोधन से जुड़ी हुई ये खबर, और बताया है कि रुपया डेरिवेटिव बाजार में भारतीय बैंकों को भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। ये बात शक्तिकांत दास ने एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कही और इस बात को आज प्रमुखता के साथ हमें अखबारों में देखने को मिली है। इसके अलावा एक और खबर दैनिक जागरण अखबार ने अर्थ जागरण पेज पर ली है और ये है EV 2 पहिया से जुड़ी हुई, जो कि बताया कि EV 2 पहिया का निर्यात अब बन सकता है भारत, क्योंकि चीन की जो कंपनियां हैं उनका जोर कार बाजार पर है और जापान के पास तकनीक तो है लेकिन विस्तार करने की तैयारी नहीं है। तो ऐसे में भारत के पास एक बहुत अच्छा अवसर है EV 2 पहिया की तरफ आगे बढ़ने के लिए। और इसके अलावा हरिभूमि अखबार ने देश विदेश पेज पर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक खबर प्रकाशित की है, जिसमें बताया कि भारत ने LAC पर तैनात की रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की पहली खेप, जी हां, पिछले साल भारतीय सेना की तरफ से ये खेप के लिए ऑर्डर दिया गया था, जो कि भारत को मिल चुका है और इसकी पहली खेप जो है वो अब मिसाइलों की जो पहली खेप है वो तैनात भी कर दी गई है। चलते चलते बात मौसम से जुड़ी हुई, लेकिन ये खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत किस तरह से एक मददगार बाकी देशों के लिए साबित हो रहा है वो भी बता दी है। जनसत्ता अखबार ने बताया है IMD के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा के माध्यम से दावा किया कि नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस, ये सभी देशों को मौसम चेतावनी प्रणाली विकसित करने में भारत मदद करेगा। और ये भी कहा गया है कि भारत बड़े भाई और एक सलाहकार की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है खास खबरें। बहुत शुक्रिया संध्या, तमाम जो अखबारों ने अपने प्रमुख पन्नों पर जगह दी जिन खबरों को, उनको हमारे दर्शक तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। सऊदी अरब में कल ईद मनाई जाएगी। आज रमजान का आखिरी दिन है। इस साल रमजान का महीना 11 मार्च से शुरू हुआ था। मुसलमानों के पवित्र माह रमजान के अंत में ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाता है। यूक्रेन के कई क्षेत्रों में रूस के ताजा हमलों में 5 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के दक्षिणी शहर जापोरिजिया में एक मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 8 लोग घायल हो गए।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो संबोधन में कहा कि हमले में 15,000 की आबादी वाले शहर के केंद्र को निशाना बनाया गया। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं। यहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। राजकीय रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। पनामा पेपर्स मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपित 27 लोगों की सुनवाई पनामा की आपराधिक अदालत में फिर शुरू हुई। जिन लोगों पर मुकदमा चल रहा है उनमें मोसैक फोसेका लॉ फर्म के मालिक भी शामिल हैं, जो 2016 के बड़े पैमाने पर दस्तावेज लीक के केंद्र में थे। ईरान के विदेश मंत्री ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इस्राएली हवाई हमले में वाणिज्य दूतावास नष्ट हो गया था। और अब बात कारोबार की। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित शेरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने खातों से निकासी समेत कई सेवाओं पर रोक लगा दी है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का लाजवाब प्रदर्शन जारी है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 401.10 लाख करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। अडानी ग्रीन एनर्जी अगले 5 सालों में गुजरात के कच्छ में अपने खाफड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थल पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जल्दी ही यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से बैंकों में नकद जमा करने की सुविधा दी जाएगी। ये पीयर टू पीयर लेन देन, बिल पेमेंट, मर्चेंट लेन देन और अन्य डिजिटल पेमेंट के लिए एक लोकप्रिय तरीका रहा है। पिछले साल मार्च की तुलना में इस साल मार्च में भारत में ईंधन की खपत 0.6% कम हो गई है। 1 अप्रैल से शुरू मौजूदा फसल विपणन वर्ष में गेहूं का उत्पादन पिछले साल के 1057.9 लाख टन से 3% अधिक होने की उम्मीद है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का कहना है कि अब उसने श्रीनगर में डल झील पर हाउस बोट्स पर रहने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए फूड डिलीवरी शुरू कर दी है। और कारोबार जगत के बाद शैला अब नजर डाल लेते हैं खेल जगत की खबरों पर। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता के पहले दौर के मुकाबले में इटली के मैथ्यू अनार्डी को शिकस्त दी। ये पहली बार है जब किसी भारतीय ने इस प्रतियोगिता में पहले दौर का मुकाबला जीता है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अंक तालिका में सनराइजर्स 5वें और पंजाब किंग्स 6ठे स्थान पर है। आईपीएल में कल खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। ये कोलकाता की इस सीजन में पहली हार है। आज चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख आमने सामने होंगी। बायर्न म्यूनिख के कोच थॉमस टुकल का मानना है कि उनकी टीम को चैंपियंस लीग में खेलने का काफी अनुभव है, जो आर्सेनल के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में उनके काम आएगा। चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में आज डिफेंडिंग चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी का सामना चौथा बार की चैंपियन रियल मैड्रिड से होगा। पहले लेग का मैच मैड्रिड में खेला जाएगा। मैन सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला का कहना है कि उनकी टीम को रियल मैड्रिड के खिलाफ पिछले सीजन की तरह आसान जीत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और खेल जगत के बाद अब बात कर लेते हैं ग्लैमर वर्ल्ड यानी सिने जगत की खबरों की। फिल्म हीरा मंडी द डायमंड बाजार सीरीज का ट्रेलर आज होगा रिलीज। इस सीरीज के जरिए संजय भंसाली ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म पुष्पा 2 का टीजर शेयर कर दिया गया है। टीजर में पुष्पराज श्रीवल्ली का बहुत ही हटके और दमदार अंदाज नजर आया।
राजकुमार राव अपनी आने वाली फिल्म श्रीकांत का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म 10 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन फिल्म भूल भुलैया 3 में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनके साथ ऋतिक जिमरी और विद्या बालन भी नजर आएंगी। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज होगी। करीना कपूर खान, तब्बू और कृति सेनन स्टार फिल्म क्रू 100 करोड़ के क्लब में एंट्री हुई। अमर सिंह चमकीला में दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म 12 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अमेजन फैशन ने अपने नए कैंपेन फैशन ऑन अमेजन हर पल फैशनेबल के लॉन्च की घोषणा की है। अमेजन के इस नए कैंपेन में अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर एक साथ दिखाई देंगे। टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले बन रही पराग पाटिल की भोजपुरी फिल्म लेडीज स्पेशल में अभिनेता विमल पांडे, अभिनेत्री प्रीति सिंह और पल्लवी गिरी एक साथ नजर आएंगे। अभिनेता अजय देवगन की फिल्म मैदान 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है। फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार। और चलिए अब बात कर लेते हैं एक खूबसूरत पहल की। दरअसल हर दिन हमारा सामना जरूरतमंदों से होता है और हम में से अधिकांश लोग उनकी दुर्दशा पर दया भी करते हैं और उन्हें 1 या 2 रुपए दे देंगे। हालांकि ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो वंचित लोगों के दिन को रोशन करने के लिए आगे आए हैं। नानमा मरम कासरगोड में कान्हान के कुछ अच्छे लोगों द्वारा की गई एक धर्मार्थ पहल है। उसी पर खास ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नानमा मरम अच्छाई का पेड़, एक कोशिश जरूरतमंदों को भोजन देने, बीमार लोगों को उपशामक देखभाल प्रदान करने, गरीब बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करने और जरूरतमंदों को पैदल चलने में सहायता प्रदान करने की। संगठन स्वरोजगार के लिए पूंजीगत सामान की भी आपूर्ति करता है। कोविड लॉकडाउन के दौरान एक किराने की दुकान के मालिक सलाम ने अपने कुछ दोस्तों के साथ निराश्रितों को भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया। अब नानमा मरम एक ऐसा संगठन बन गया है जहां 500 से अधिक लोग धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल हैं। दरअसल कोरोना महामारी का दौर सड़क पर रहने वाले कई निवासियों, प्रवासी श्रमिकों और दैनिक वेतनभोगी लोगों के लिए एक झटका था और एक बहुत बड़ी बाधा थी उन लोगों के लिए जो दैनिक जीवन के लिए बाहरी भोजन पर निर्भर थे। अचानक उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इन सब के दौरान सलाम ने उनकी दुर्दशा देखी और उन्होंने जल्दी ही क्षेत्र के लगभग 10 लोगों के लिए प्रतिदिन खाना बनाना और परोसना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बात फैली और अधिक लोग उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। जैसे ही संख्या बढ़कर 50 हो गई, सलाम ने अपने दोस्तों और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं से मदद मांगी, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इस भोजन के लिए पैसे का योगदान भी किया। नानमा मरम अब एक बड़े पेड़ की तरह जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। ये संगठन स्वैच्छिक दान पर चलता है और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब वो भोजन उपलब्ध नहीं करा पाए हों। इस पहल के पीछे का कारण कोरोना है। जब महामारी फैली और लॉकडाउन लगाया गया, रेलवे स्टेशन और सड़कों पर रहने वाले निराश्रितों को भोजन की कमी के कारण बहुत परेशानी हुई। कान्हागढ़ में ऐसी जनसंख्या बहुत अधिक है। जब हमें स्थिति के बारे में बताया गया तो हमने पहल शुरू की। धर्मार्थ इकाई के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन, विवाह, गृह प्रवेश आदि जैसे विशेष अवसरों पर अतिरिक्त योगदान प्रदान करते हैं। नानमा मरम प्रतिदिन निराश्रितों के लिए निःशुल्क भोजन वितरित करती है। हम रोगियों का विशेष ध्यान रखते हैं। हम मरीजों को यथासंभव सहायता प्रदान करते हैं। हमने बिस्तर पर पड़े कई मरीजों के लिए खाटें खरीदी। हम उन्हें आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे धर्मार्थ गतिविधियों के वित्त पोषित करने के लिए कई अच्छे लोग हमारे साथ हैं। हम हर संभव तरीके से लोगों की मदद करना जारी रखना चाहते हैं। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक लोग अच्छा काम करना शुरू करें, चाहे वे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी छोटे तरीके से। नानमा का मतलब है अच्छा करना। इस पहल का नाम नानमा मरम रखा गया है, जिसका अर्थ है पुण्य का पेड़। इस प्रयास के माध्यम से
लक्ष्य बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और साथ ही साथ जरूरतमंदों की भूख को शांत करना है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए केरल से ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात करेंगे मौसम की। आज दक्षिणी ओडिशा, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश संभव है। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में ओलावृष्टि की गतिविधि। और अब नजर डाल लेते हैं पूरे देश भर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं करीब 50 साल बाद सबसे लंबे चलने वाले सूर्य ग्रहण की कुछ दुर्लभ तस्वीरों के साथ। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये तस्वीरें जिसे मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा के बीच 185 किलोमीटर के स्ट्रेच पर देखा गया है। तो आप इन तस्वीरों को लीजिए, बीते कल की ये अनोखी तस्वीरें आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी शैला और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।